चलिए अब हम लोग को कौन सा सवाल देखना है? 3.5 3.5 को देखना है। तो 3.5 में जो पहला नंबर सवाल है या फिर 3.5 का पूरा सवाल जितना भी है वो सब के सब क्या है? ब्रज गुणन विधि से बनाना है। तो ब्रज गुणन विधि के बारे में पहले आप लोग को बता दिए हैं। आज हम लोग सिर्फ सवाल को हल करेंगे कि कैसे हल करना है। और दूसरा बात, एक चीज और हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में कभी भी आपसे नहीं बोलेगा कि विलोपन विधि से x और y का मान निकालें या प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें या फिर वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना x और y का मान नहीं पूछता है। तो आपको जो इच्छा होगा उससे हम लोग मान निकालेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वज्र गुणन विधि से ही हल करना है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 को। एक्सरसाइज कौन सा है? 3 ना, समझिएगा यहाँ। और इसका पहला नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। पहला नंबर सवाल ध्यान से समझिएगा। अगर पहला का पहला समझ गए तो बाकी आपको 3 सवाल जो बचेगा वो तीनों सवाल आप लोग बना पाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ तरीका भी है। अब वो तरीका कौन कौन सा है वो आप लोग को पहले बता दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल को समझिए कि सवाल में बोला क्या। बोलता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। सबसे पहले ये पता करना है कि कौन के अद्वितीय हल है। 3 कंडीशन आपको बताया गया था। एक था अद्वितीय हल, दूसरा था अपरिमित रूप से अनेक हल, और एक था नहीं। कॉपी किताब अभी बंद कर लीजिएगा अपना अपना। जब हम पूछेंगे तो बता लीजिएगा, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में पहले बताया गया है। तो चलिए पहला नंबर सवाल, -3y - 3 = 0। एक बात और आपको बताया गया होगा और हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे, जब भी वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो बराबर के उस साइड 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। इतना क्लियर है सबको? जब भी वज्र गुणन का इस्तेमाल करेंगे तो उस तरफ 0 होना चाहिए। बाकी दोनों विधि है, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो या फिर विलोपन विधि हो, उसमें ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वज्र गुणन विधि में ये एकदम नितांत जरूरी है। चलिए दूसरा देखिएगा। ये तो पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण की बात करें तो 3x - 9y - 2 = क्या होगा? सबका कॉपी खुल रहा है देखने के लिए, देख रहा है ना? देखना हम बंद करवा देंगे। देखिएगा इधर। पहला बात, जब भी हमको वो तीनों में से पता करना होता है कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, तो उसके लिए हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पहले लिखना होता है। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान लिखते हैं। a1 बराबर क्या होगा समझिएगा। पहले एक एक चीज फिर से दोबारा समझा रहे हैं। a1 का मतलब क्या होता है? a1 का मतलब होता है समीकरण 1 1 जो दिया हुआ है समीकरण 1 के बारे में बता रहा है। समीकरण 1 का x का जो गुणांक होगा, तो x का गुणांक क्या है? 1। फिर चलिए b1 का मतलब समीकरण 1 का b मतलब कौन? y का जो गुणांक होगा वो b, ठीक है? -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। अब c1, तो c1 यही समीकरण 1 का c, जिसमें ना तो x लगा है और ना ही y लगा है, तो वो है क्या? -3। कोई दिक्कत है किसी को? उसी तरह से a2 लिखना होगा। तो समीकरण 2 का x का गुणांक 3, फिर b2 -9 y का गुणांक और c2 -2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकल गया। अब आगे बात करते हैं। इसका तुलना किया जाता है a1 बटा a2, ठीक है? a1 है कितना? 1। अब a2 कितना है? 3, 1/3। अब हम बात करेंगे b1 बटा b2 का। यहीं पे लिख दें क्या? इधर चलिए, b1 बटा b2, तो b1 हमारे पास कितना है? -3 बटा -9। माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 तिहाई, मतलब 1/3। अब c1 बटा c2, अगर बराबर आ रहा है तब आगे बढ़ेंगे, और बराबर नहीं आएगा तो शुरू में अगर बराबर नहीं आया दूगो तो कह दीजिएगा कि अद्वितीय हल है। क्लियर? आगे चलते हैं। c1 बटा c2, तो
V1 हमारे पास है कितना, -3, और बटा क्या, -2। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन 3/2 रह गया। देखिए तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर है नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऐसे समझिए, यहाँ पे चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2, इसीलिए ये समीकरण, इन समीकरणों का लिखिएगा, इसलिए इन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं। कोई दिक्कत? हल कब होता है? पहला चीज, जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, तो एक हल होता है, ठीक है, मतलब अद्वितीय हल, उसके अलावा कोई हल नहीं मिलेगा। अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2, तो समांतर हो जाती हैं, सॉरी समांतर नहीं, समपाती होती हैं, ठीक है। और अगर समपाती हो गई तो अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। और जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं है C1 बटा C2 के, तब उस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर होती हैं। एक चीज और बताया गया कि कौन संगत और कौन असंगत होता है। तो जिसका मान निकलता है वो संगत, और जिसमें मान नहीं निकलता है असंगत। तो मान किसमें नहीं निकलता है? इसमें, तो ये असंगत होगा। कौन कौन? A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, वो भी संगत होगा। क्लियर? तो संगत असंगत भी समझ में आ गया। रेखाएं, पहला वाला जो A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 में, वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी। जब तीनों के तीनों अनुपात बराबर हो जाएगा तो वो क्या होता है? समांतर होता है, सॉरी समांतर में समपाती होता है, एक ही पर हो जाते हैं। और यहाँ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर ना हो तो वो दोनों समांतर नहीं काटेगा, इसीलिए उसका कोई हल नहीं ज्ञात होगा। यह तो क्लियर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई हल नहीं है। सवाल क्या बोला है? सवाल ये बोला कि अद्वितीय हल होगा तब मान निकालना है, अद्वितीय हल नहीं होगा तो मान नहीं निकालना है। अद्वितीय हल हो गया? नहीं, कहाँ हुआ? कोई हल नहीं हुआ। अद्वितीय हल होता तो निकालते, नहीं हुआ तो नहीं निकालेंगे। कोई दिक्कत है? तो इतना ही रखना था, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। तो इसके बाद हम लगे हाथ दूसरा का देख लेते हैं, जो बनने लायक है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी में हम लोग दूसरा की बात करते हैं। समझिएगा दूसरा में क्या दिया हुआ है, 2x बराबर 5, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 8। ये समीकरण क्या हो गया? 2। इसमें भी हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिखेंगे। तो A1 बराबर, जल्दी जल्दी 2, A2 बराबर 1, B1 बराबर 1, y का गुना, C1 बराबर 5। कहाँ माइनस है? वज्र गुणन विधि है ना। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हम आप लोग को अभी बताए कि इसको जब भी वज्र गुणन विधि से बनाएंगे तो 5 को इधर ले आएंगे, मतलब बराबर के उस तरफ 0 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं ताकि जगह बन जाए। आप जब भी बनाइएगा तो नीचे की ओर लेकर के आइएगा, ठीक है। 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। फिर चलिए दूसरा समीकरण क्या था हमारा? 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर कितना? 8। 8 को भी इधर ले आइए, तो 3x प्लस 2y माइनस, प्लस में था इधर आएगा तो माइनस 8 बराबर क्या? 0। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। अब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालते हैं। तो A1 बराबर हमारे पास कितना होगा? 2। B1 बराबर क्या होगा? B1 बराबर 1 और C1 बराबर क्या हो जाएगा? -5। उसी तरह से A2 बराबर 3 x का गुना, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8। तीनों मिल गया क्या? अगर ये मिल गया तो तुलना करना शुरू करें। A1 बटा
A2 बराबर कितना 2/3। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा B1/B2। तो B1 हमारे पास कितना है 1 और B2 2। देखे तो दोनों बराबर आया। जब बराबर नहीं आएगा तो आगे हमको जाने का कोई 1/C2 नहीं निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि A1/A2 दिख रहा है ना, बराबर नहीं है B1/B2 के, इसीलिए इन समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। कोई दिक्कत? अद्वितीय हल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? एक अद्वितीय हल का मतलब एक से ज्यादा हल उसका नहीं निकलेगा, एक का एक। और जब अद्वितीय हल होगा तभी तो इसको हल करना था हमको। तो अब लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि द्वारा हल। अब इसको हल कर रहे हैं किसकी सहायता से? वज्र गुणन विधि द्वारा। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को हमको वहां लिखना पड़ेगा। तो दोनों समीकरण को 2x + y - 5 = 0। समीकरण क्या होगा? दूसरा में क्या है 3x + 2y - 8 बराबर 0। समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत? x का बट्टा लगा करके नीचे छोड़ देना है, y का बट्टा लगा करके नीचे छोड़ना है, और हाँ -y, और 1 का बट्टा लगा करके और नीचे खाली जगह छोड़ देना है। ठीक है, इसके बारे में पहले भी हम लोग विचार कर चुके हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, सूत्र को दिमाग में बिल्कुल ना रखने का प्रयास करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सूत्र याद करने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? x बट्टा देकर के छोड़ देंगे बराबर, फिर लिखेंगे -y बट्टा देकर के छोड़ देंगे बराबर 1 और बट्टा देकर के छोड़ देंगे। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। अब समझिए, यहाँ पर अगर x बट्टा क्या देना है हमको, तो जब भी x के नीचे लिखना होगा तो x वाले को छुपा लेना। क्या करना है? जिसके नीचे लिखना होगा उसको छुपा लेना है, और इसके बाद गुना करना है बाकी जो बचा हुआ होगा उसके गुणांक से। इतना क्लियर है? दूसरी बात, जब भी हम लोग गुना करेंगे तो सबसे पहले ऐसा गुना करेंगे तब ऐसा गुना करेंगे, मतलब पहले ये दोनों में गुना करेंगे तब ये दोनों में गुना होगा। समझ में आ रहा है? गुना जब हम लोग करते हैं तो पहले इधर से काटते हैं तब इधर से काटते हैं। कुछ लोग उल्टा करते होंगे तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि हर बार आपको ऐसे गुना करना है, पहले इससे इसमें तब इससे इसमें। इतना क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग गुना करना। x के नीचे रखना है तो x वाले को छुपा दीजिए, छुप गया x वाला। अब y का जो गुणांक होगा वो, और ये जो 8 देख रहे हैं, ये दोनों में गुना करना है। ठीक है, तो y का गुणांक है कितना? 1। तो 1 गुना -8, तो -8 लिख लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? फिर यहाँ माइनस लगता है, फिर चलिए ये दोनों को गुना कीजिए तो -5 हो जाएगा। -5 गुने 2, तो -5 और गुना में क्या 2। कोई समस्या है किसी को तो बोलिएगा। अभी हम लोग ये गुना के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बनाने लगेंगे तो गुना के रूप में डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट का जमाना है। x के नीचे वाला हो गया। अब चलेंगे y के नीचे लिखना है तो y वाला छुपाएंगे। कितना क्लियर हो गया? अब देखिए y वाला जब छुपा दीजिएगा तो यहाँ x का गुणांक 2 है, पहले इसे गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे -8 में, तो क्या लिखेंगे 2 गुना -8। कोई दिक्कत? फिर सूत्र वाला माइनस, कोई दुख? अब अगर ऐसे मूल दिए थे हम तो अब ऐसे ना गुना करना है, नहीं ऐसे तो हो गया 2 और -8 हो गया। अब इधर से गुना करना है तो -5 और 3, तो -5 गुने कितना 3। y वाला भी काम हो गया। आगे बढ़िए, अब 1 के नीचे लिखना है तो 1 के नीचे मतलब जौन में x y न हो, तो देखिए तो x y है इसमें, इसको छुपा दीजिए। अब ये दोनों को गुना कीजिए, इसी तरह से ना पहले गुना करना है। 2 दूनी की 4, यानी 2 गुने 2, 2 गुने 4 नहीं 2 गुने 2। गुना करके जब आप समझ लीजिएगा, स्पीड बढ़ाइएगा, गुना करके लिख लीजिएगा चिन्ह माइनस का।
अब फिर इसको छुपाए थे तो अब इधर से गुना होगा, y का गुना 1 है तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 1 गुने 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको नीचे वाले को हल कर लीजिए, x बटा -8 से 1 में गुना करेंगे -8 10 हला नहीं करेंगे, चुपचाप समझिए। 5 से 2 में गुना करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस में 10 ना, यहाँ माइनस में 10, एक तो सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 10। हर बार लोग यही गलती करते हैं, माइनस और प्लस में। एक भी माइनस और प्लस गलती हो गया तो सब के सब गलत हो जाएगा, समझ में आया? इसलिए जब भी कैलकुलेशन कीजिएगा, हल कीजिएगा तो सोच समझ करके गुना कीजिएगा। चलिए इधर बात करते हैं आगे। -y बटा नीचे आइए 8 दूनी -16 होगा ना, और यहाँ 5 दिया 15, माइनस में 15 और माइनस सूत्र में तो माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, बराबर 1 है तो 1 लिखेंगे, और बटा में 2 दूनी 4 और माइनस 3 एकम 3। कोई समस्या है किसी को? अब आगे बढ़िएगा, एक बार और हल कीजिए। x बटा 1 में माइनस और 1 में प्लस, जब 1 में माइनस और 1 में प्लस तो घटता है, बड़का में से छोटका, तो 10 में से 8 खर्च, 10 का चिन्ह बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाना होगा, प्लस छुपा हुआ रहता है इसलिए नहीं भी लगाइएगा तो कोई बात। -y बटा 16 में से 15 खर्च 1, लेकिन माइनस में तो -1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़िए, 1 बटा 4 में से 3 खर्च 1, कोई दिक्कत? एक स्टेप और बढ़ लीजिए, x/2 बराबर y/1 और बराबर 1/1। अब याद रखिएगा, एक बार इतना बराबर इतना ले लेना है और दूसरा बार इतना बराबर इतना, तो x और y दोनों का मान निकल जाएगा। लिखेंगे यदि x/2 बराबर 1 बटा कीजिएगा तिरछा गुना, तो x में गुना कीजिएगा तो x, और 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 एकम, x का वैल्यू निकल गया। आगे चलिए फिर से लिखेंगे, यदि y बटा 1 बराबर 1 बटा तिरछा गुना कीजिए तो 1 से y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1 एकम, तो y बराबर क्या आ गया, x बराबर निकल गया, y बराबर निकल गया। x और y का ही वैल्यू हमको निकालना था ना, तो अंतिम में आप जरूर लिख लेंगे ऐसे करके, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अब इसका जो 2 सवाल और बाकी है वो दोनों सवाल आप लोग घर से बनाइएगा, और बना करके कमेंट करना होगा तो कमेंट कीजिएगा। सवाल आपके सामने हम लिख दे रहे हैं। ये है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, 3x - 5y बराबर 20। आगे है 6x - 10y बराबर 40। ये आपका समीकरण सवाल 3 हो गया, और ये सवाल नंबर 4 हम लोग लिख देते हैं, x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। क्लियर है? ये दोनों सवाल आप लोग घर से बनाइएगा, और बनाने के बाद आप लोग कीजिएगा आंसर देखने का, या फिर कमेंट कीजिएगा, आंसर बता दिया जाएगा। ये जो सवाल है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों आ गया ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सवाल इसमें बता दिया गया है, पहला दूसरा दोनों। क्लियर है? तो चलिए अच्छी बात है, उतार लीजिए।